हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज हम हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड के अंदर हम लोग कोलोनियल अग्रेरियन पॉलिसी मैंने आपको समझाई। उसके बाद में हमारे तीन तरह के जो सेटलमेंट थे कि किस तरीके से मतलब तीन सेटलमेंट के द्वारा जो हमारे किसान थे उनकी मतलब दयनीय स्थिति चल रही थी और किस तरीके से उनसे टैक्स वसूली की जाती थी। तो हमारे तीन सेटलमेंट बच्चों अंग्रेज़ों ने बनाए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवारी सिस्टम और माहलवारी सिस्टम। तो मैंने आपको लोगों को परमानेंट सेटलमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है बच्चों, यानी एक अमाउंट को फिक्स कर दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। और आप मेरे लास्ट वीडियो को देख करके भी, किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो वो लास्ट वाले वीडियो को देख करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अभी सर आप लोगों को महलवारी सिस्टम और रोयतवारी सिस्टम के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट, क्या होता था कि अंग्रेज़ों के आने के बाद में क्या हुआ था, पहले तो सारा सिस्टम कहाँ चलता था बच्चों, हमारे साम्राज्य के बेसिस पे चलता था कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जब ये अंग्रेज़ नहीं आए थे तो उससे पहले जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उन्हीं के नेतृत्व के अंदर किसान अपनी खेती किया करते थे। राजा जो है वो जमींदार और जागीरदारों को अपॉइंट करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद जो आप लोगों ने देखा, तो परमानेंट सेटलमेंट सर आपको समझा चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या किया था। अब आता है स्टूडेंट्स, हम लोग महलवारी सिस्टम और रोयतवारी सिस्टम को देखेंगे। तो बच्चों देखिए, ये महलवारी सिस्टम और रोयतवारी सिस्टम लगभग लगभग सेम है, लेकिन हाँ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको नज़र आएंगे जो सर आपको बताएंगे। मतलब कुल मिलाकर के स्टूडेंट, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, महलवारी सिस्टम है और रोयतवारी सिस्टम जो आप पढ़ रहे हैं, ये कुल मिलाकर के अंग्रेज क्या करते थे कि इन्होंने मतलब पीजेंट यानी कि जो किसान होते थे उनसे टैक्स वसूली करते थे खेती करवा करके। तो स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों के आने के बाद में क्या होता था कि आप लोग इसको यूँ समझिए कि अंग्रेज़ों के आने के बाद में स्टूडेंट अंग्रेज डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे किंग के साथ में, यानी उस जगह का जो राजा होता था। किंग क्या करते थे स्टूडेंट, किंग खुद काम नहीं करके उन्होंने किसकी व्यवस्था को अपना रखा था, किंग रखते थे बच्चों मतलब अभी हम लोग देखिए, आप इसको यूँ समझना कि परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर तो स्टूडेंट क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो अपनी पावर किसको दे के रखते थे, ज़मींदार को दे के रखते थे। ज़मींदार किसानों से टैक्स वसूल करता था, ठीक है, ये सिस्टम था। जबकि महलवारी और रोयतवारी सिस्टम में क्या होता था कि जो किंग होते थे स्टूडेंट, अंग्रेज जो होते थे वो किंग से कांटेक्ट रखते थे और किंग जो होते थे वो जागीरदार अपॉइंट करते थे। अब स्टूडेंट, जागीरदार क्या करते थे कि जागीरदार अपॉइंट करते थे ज़मींदार को, ठीक है। अब समझना आप लोग इसको कि जैसे जो किंग होते थे, ये देखिए आप लोग इसको यूँ समझिए बच्चों कि अंग्रेज़ों के आने के बाद में जो किंग होते थे वो किंग किससे कॉन्ट्रैक्ट रखते थे, ज़मीनों के लिए। साम्राज्य की जो ज़मीनें होती थी, प्रजा की जो ज़मीनें होती थी, जागीरदारों से कॉन्ट्रैक्ट रखते थे। और जागीरदार किससे कॉन्ट्रैक्ट रखते थे, जमींदार से कॉन्ट्रैक्ट रखते थे। अब उसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट कि आपका जो महलवारी और रोयतवारी सिस्टम होता था तो उसमें किंग का कॉन्टैक्ट बिल्कुल हटा दिया गया। उसके बाद में मतलब परमानेंट सेटलमेंट में तो क्या हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट में किंग का कोई रोल नहीं होता था। अंग्रेज सीधा किससे कांटेक्ट रख रहे थे, जमींदारों से कांटेक्ट रख रहे थे। जबकि आपके रोयतवारी सिस्टम के अंदर और महलवारी सिस्टम में क्या होता था कि अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हम लोग डायरेक्टली ज़मींदार से कांटेक्ट नहीं रखें क्योंकि वहाँ का राजा भी सर्वोपरि होता है। तो उन्होंने रोयतवारी और महलवारी सिस्टम के अंदर उन्होंने अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजों ने किंग के साथ कांटेक्ट किया, किंग ने जागीरदारों को अपॉइंट किया और जागीरदारों ने ज़मींदार अपॉइंट करके और किसानों से टैक्स वसूलने का काम वो लोग करते थे। अब ये क्या करते थे स्टूडेंट कि जो किंग होते थे वो जागीरदारों को अपॉइंट करते थे, यानी किंग किससे टैक्स लेंगे, जागीरदारों से वसूल करेंगे। और जागीरदार टैक्स किसको पे करेंगे डायरेक्टली, वो अंग्रेजों को पे कर देते थे। लेकिन ये जागीरदार भी क्या करते थे स्टूडेंट, जमींदार अपॉइंट करके रखते थे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। और ये जमींदार क्या करते थे, जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े करके किसानों को अलग अलग जमीन बांट देते थे और वहाँ से खेती बाड़ी करवा करके उनसे टैक्स वसूल किया करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि अभी देखिए आप लोग इसको पूरा महलवारी सिस्टम को आप लोग पढ़िएगा। ये आपका पूरा महलवारी सिस्टम, आप इसको इंग्लिश में रीडिंग करेंगे और ये रोयतवारी सिस्टम को आप इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। सर इसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। जबकि देखिए स्टूडेंट, जमींदार क्या करते थे, किसानों से खेती करवा जमींदार जो है वो किसानों से खेती करवाते थे, इतना तो हमें समझ आया, और टैक्स कलेक्ट करते थे। अब स्टूडेंट, जो परमानेंट सेटलमेंट था बच्चों हमारा, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो परमानेंट सेटलमेंट था बच्चों वो बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर और बनारस के अंदर
बहुत अच्छे ढंग से चला था। यानी अंग्रेज़ों ने बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बनारस के अंदर परमानेंट सेटलमेंट से खूब सारा रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट किया था। जबकि जो रोयतवारी सिस्टम था बच्चों ये वाला, तो ये रोयतवारी सिस्टम जो था, ये रोयतवारी सिस्टम चला था बच्चों आप लोगों का असम, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। अब रोयतवारी सिस्टम के अंदर अंग्रेज लोग क्या करते थे, कितना टैक्स इकट्ठा करते थे, यानी कि वहाँ की मतलब असम, बॉम्बे और मद्रास का टोटल जो ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर रखा था उसका 51% टैक्स इनके पास में आता था। जबकि महलवारी सिस्टम के अंदर बच्चों क्या होता था, 30% एरिया का टैक्स उस हिसाब से लिया जाता था। जबकि महलवारी सिस्टम स्टूडेंट कहाँ पे लगाया गया था, महलवारी सिस्टम जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगाया गया था। और हमारे भारत का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट जो हिस्सा है बच्चों, वो लाइक पंजाब वाले एरिया को कहा जाता है। और पंजाब से हमारी कौन सी बॉर्डर टच करती है स्टूडेंट, अटारी बॉर्डर को टच करते हुए लाहौर का रास्ता पाकिस्तान बॉर्डर टच करती है। और हमारा जो सेंट्रल एरिया है स्टूडेंट, तो इंडिया का सेंट्रल एरिया कहा जाता है यूपी और उसके आसपास की जगहों को, ठीक है। तो वहाँ पर स्टूडेंट ये आपका महलवारी सिस्टम चला था। मैं अब फिर से बोल देता हूँ, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बच्चों बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बनारस में चला था। रोयतवारी सिस्टम जो है बच्चों वो चला था आपका असम, बॉम्बे और मद्रास वाले हिस्सों के अंदर। जबकि महलवारी सिस्टम जो है बच्चों वो चला था आपका पंजाब, सेंट्रल एरिया यूपी और नॉर्थ वेस्ट पंजाब के हिस्से को टच करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास की जगह। अब देखिए स्टूडेंट, आपका जो रैयतवारी सिस्टम है, देखिए बच्चों जो रैयतवारी सिस्टम है जो बॉम्बे, मद्रास और असम की तरफ चला था, ये 1792 के अंदर एक मतलब अंग्रेज अधिकारी थे, कॉलोनियल रेड सर थॉमस जिनका नाम था, इनका नाम था कॉलोनियल रेड सर थॉमस, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। रैयतवारी सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था, द रैयतवारी सिस्टम वॉज ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देखिए यानी कि जितने भी सिस्टम थे ये टैक्स वसूल करने के लिए बनाए गए थे ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो। यानी कि कॉलोनियल रेड सर थॉमस मुनरो थे स्टूडेंट, जिन्होंने 1792 दिया गया है हिस्ट्री के अंदर, लेकिन यहाँ 80-20 देखा आपको। इज द बेस्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रेड, ये देखिए रीड, कॉलोनियल रीड इन द ब्राह्मल बारामहल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्होंने स्टार्ट किया था 1820 के अंदर स्टूडेंट। आगे चल करके मतलब ये थॉमस मुनरो ने स्टार्ट तो कर दिया था किसको, रैयतवारी सिस्टम को, लेकिन 1820 में देखिए रैयतवारी सिस्टम जो है बच्चों वो 1792 में शुरू हो गया था। कब शुरू हुआ था रैयतवारी सिस्टम, 1792 में ही शुरू हो गया था। लेकिन 1820 के अंदर चल करके एक थॉमस मुनरो मतलब जो थे, उन्होंने कॉलोनियल रेड सर थॉमस के मिशन को यानी इस रैयतवारी सिस्टम को आगे चलाया और इसको इम्प्रेसिव किया स्टूडेंट। मद्रास में उस समय क्या हुआ था भारत का, अब देखिए स्टूडेंट, उस समय जब ये रैयतवारी सिस्टम चल रहा था तो हमारे भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। उस वक्त कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, रैयतवारी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी स्टूडेंट, वो अंग्रेजों की गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए परमानेंट सेटलमेंट के अंदर तो अंग्रेजों ने जमींदार अपॉइंट किए और जमींदार किसानों से टैक्स लेते थे, ठीक है। वापस से देखिए, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर अंग्रेजों ने जमींदारों को अपॉइंट किया और टैक्स वसूलने का काम जमींदार करते थे और जमींदार अंग्रेजों को देते थे। जबकि महलवारी सिस्टम के अंदर क्या होता था स्टूडेंट, महलवारी सिस्टम के अंदर किंग अपॉइंट करते थे, किंग जागीरदारों को अपॉइंट करते थे, जागीरदार जमीनों को छोटे टुकड़ों में बांट करके जमींदारों को देते थे और जमींदार किसानों से खेती करवाते थे और उसके बाद टैक्स वसूल करके जागीरदार के पास पहुंचता था और जागीरदार उसको अंग्रेजों के पास में पहुंचाते थे। ये सिस्टम था। जबकि रैयतवारी सिस्टम के अंदर बच्चों क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट थी, उन अंग्रेजों की गवर्नमेंट ने सीधा कॉन्टैक्ट किसके साथ में किया, अंग्रेजों की गवर्नमेंट ने सीधा कॉन्टैक्ट स्टूडेंट पीजेंट के साथ कर लिया। ये जमींदार जागीरदार के रोल को हटा दिया और रैयतवारी सिस्टम के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे या अंग्रेजों ने छोटे अधिकारी और अपॉइंट कर रखे थे, उन्होंने डायरेक्टली किसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, रैयतवारी सिस्टम के अंदर डायरेक्ट किसानों के साथ कांटेक्ट कर लिया और किसानों से वो टैक्स वसूल करते थे। अब वो रेवेन्यू का क्या करते थे, 20 से 40% हर साल टैक्स उन्होंने फिक्स कर दिया, सॉरी 20 से 40 साल मतलब टैक्स फिक्स कर दिया था। अंग्रेज सोचते थे कि अगर हमारा ही राज हमेशा भारत में चलेगा तो और 20 से 40 साल के अंदर टैक्स को फिर से बढ़ाया जाएगा। अब देखिए किस तरह की ज़मीन होती थी स्टूडेंट,
किस तरह की फसल वो लोग उगाते थे, मतलब कौन, हमारे पीजेंट यानी किसान, उसके अनुसार उनसे टैक्स वसूला जाता था। राइस जो होता था वो हाई क्वालिटी मतलब मील कहलाता था। हाई क्वालिटी का मतलब एक तरीके से क्रियल्स कहलाता था, अनाज कहलाता था, तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा होता था। गेहूं पे उससे थोड़ा कम होता था, मक्के बाजरे पे उससे थोड़ा कम होता था। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अंग्रेजों की जो टैक्स वसूल करने की जो व्यवस्था थी स्टूडेंट, इम्पैक्ट ऑफ द रेवेन्यू, कि अंग्रेजों की जो टैक्स वसूल करने की व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी बच्चों। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, थोड़ा सा यहाँ का भी पोर्शन हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अंग्रेजों की टैक्स वसूल करने की जो व्यवस्था थी, अंग्रेज क्या करते थे कि अगर कोई किसान की सूखी ज़मीन है और उस पर खेतीबाड़ी थोड़ी कम हो रही है तो उससे 50% रेवेन्यू टैक्स लिया जाता था टोटल फसल का। उसके बाद में स्टूडेंट, अगर किसी किसान की ज़मीन अच्छी होती थी, वेट लैंड होती थी, गीली ज़मीन होती थी, पानी की व्यवस्था उसके पास प्रॉपर होती थी और खेतीबाड़ी भी बहुत अच्छी होती थी स्टूडेंट, तो इरिगेटेड फील्ड यानी सिंचाई वाले जो खेत कहलाते हैं, कि अगर अच्छे से सिंचाई की जा रही है और अच्छे से अगर फसल हो रही है तो वहाँ पे 60% टैक्स को वसूला जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, आगे हमारा आ रहा है कि 1833 के अंदर स्टूडेंट 1833 के अंदर एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी पंजाब और पाकिस्तान के अंदर। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था। अब महलवारी सिस्टम के लिए सर थोड़ा सा आपको फिर से बता रहे हैं स्टूडेंट। महलवारी का मतलब क्या हुआ, इसमें एक वर्ड आया महल, महल के साथ में वारी जोड़ दिया गया तो महलवारी सिस्टम बन गया। अब ये महलवारी सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, महलवारी सिस्टम का मतलब ये होता है, ये देखिए महल का मतलब यानी स्टूडेंट इन्होंने क्या किया कि टैक्स वसूलने का काम विलेज के अकॉर्डिंगली कर लिया। अब किसानों के अंडर नहीं रख करके मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कह दिया कि अब हम गांव के अकॉर्डिंगली टैक्स को वसूल किया करेंगे, वो महलवारी सिस्टम कहलाया। मतलब अलग अलग किसानों से वसूल नहीं करके किसानों के अंदर से क्या करते थे, एक मतलब हेड अपॉइंट कर देते थे कि भाई तू तेरे पूरे गांव का टैक्स इकट्ठा करके हमें लिस्ट के अकॉर्डिंगली देगा कि टोटल किसान इतने हैं, और विलेज की एक कम्युनिटी बना दी जाती थी और वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली वो टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को दे दिया जाता था। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, आपका लैंड रिफॉर्मर्स आया था कि क्या क्या लैंड रिफॉर्मर्स हुए थे इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं कि जितना मतलब किसान उगाता था, जैसी उसकी ज़मीन होती थी कि भाई ड्राई ज़मीन है या सिंचाई करने के लिए उपयुक्त ज़मीन उसके पास में है। तो स्टूडेंट, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था या भारत देश आज़ाद होने जा रहा था तो उस वक्त एक सिस्टम बना दिया गया था स्टूडेंट, भारत के अंदर एक कानून बना दिया गया था कि कोई भी किसान 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता है। क्या सिस्टम बना दिया था अंग्रेजों ने कि कोई भी किसान अपने पास में 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, और अगर किसी के पास में 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो वो उसे उस साम्राज्य के राजा के अधीन करनी पड़ेगी, या फिर अगर अंग्रेज लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो वो अंग्रेज लोग उनको छोटे छोटे जमींदारों में बांट देते थे, तो उनकी अलग से एक्स्ट्रा इनकम और हो जाती थी। अब आता है स्टूडेंट आपका इस लेसन का रूलिंग द कंट्री साइड का जो सबसे मेन पोर्शन है बच्चों, इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो रिबेलियन का मतलब होता है नीली क्रांति भी कह सकते हो आप इसको, या इंडिगो रिबेलियन को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, एक तरीके से नील दर्पण कह सकते हैं बच्चों आप लोग इसे। अब ये क्या था इंडिगो रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब तो आप जानते हैं स्टूडेंट, विद्रोह होता है एक तरीके से, है ना। अब इंडिगो रिबेलियन, अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों इंडिगो होती क्या थी। स्टूडेंट, क्या होता था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज लोग जो थे, ये हमारे किसानों को इन्होंने फोर्स करना शुरू किया। कब फोर्स करना शुरू किया बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार और, 1859 के अंदर स्टूडेंट, 1859 या 1860 आप लोग कह सकते हैं। तो 1850 ये मतलब रिबेलियन कब चला था, यानी कि इंडिगो का विद्रोह कब चला था, 1859 के अंदर ये विद्रोह बहुत तेज़ भड़क चुका था और 1860 के अंदर ये ख़त्म हुआ था। लेकिन 1750 जब चल रहा था, 1750 जब चल रहा था बच्चों, तो 1750 के अंदर इंडिगो प्लांट की शुरुआत हुई। ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, इंडिगो बच्चों क्या होती थी, इंडिगो एक तरह की डाई होती थी जिसे आप लोग आम बोलचाल की भाषा के अंदर नील कह सकते हैं। आपके कपड़े नील देने के लिए जो नील आती है, जिस तरीके से आपकी मम्मी वाइट कपड़ों के ऊपर नील लगाती है, उजाला की नील आती है, तो वैसे ही बच्चों इंडिगो एक प्रकार की नीले कलर की, ब्लू कलर की नील होती थी
तो 1750 के अंदर इंडिगो प्लांट की स्टूडेंट इन लोगों ने शुरुआत करी, और कहाँ से करी? बंगाल से करी थी। ये एक प्रकार की नील होती थी और ये कपड़े रंगने के काम आती थी। अब स्टूडेंट अंग्रेजों के दिमाग के अंदर क्या चलता था, ये नील क्या होती थी बच्चों, ये नील की खेती ये किसानों से करवाते थे। अब कुछ किसान तो इसकी खेती बेचारे करते थे और कुछ किसान इसकी खेती का विरोध करते थे, और कुछ किसानों को, जो किसान इनका विरोध करते थे तो उन लोगों को अंग्रेज़ क्या करते थे? प्रताड़ित करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में अगर कोई मतलब इस खेती को नहीं करता था तो किसानों को किस तरीके से अत्याचार किया जाता, प्रताड़ित करते थे कि उनके बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था, उनके घर वालों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, उनकी जो किसानों की पत्नियां होती थी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। और उसके बाद में उनको लगा जब कि भाई आधे किसान तो हमारे इंडिगो की खेती कर रहे हैं और आधे नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक एक्ट पास करवा दिया। और उन्होंने, स्टूडेंट क्या करते थे कि अंग्रेज बहुत चालाक थे, तो उन्होंने फूट डालो राज करो वाली नीति के ऊपर चलते थे कि काम किसी और के मार्फत करवाते थे और मज़ा वो खुद लूटते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देते थे किसानों से, और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ढंग से किसानों को बताया नहीं जाता था, और किसान बेचारे उस पर अपना अंगूठा लगा देते थे। अब उसके बाद किसान बेचारा फंस जाता था क्योंकि वो बंद जाता था। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया या समझौता साइन कर दिया, एक तरीके से साझा हो गया आप किसी के साथ में, तो आप लोग मतलब बाउंड हो जाते हैं, फंस नहीं जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं कि भाई जितने टाइम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है उतने टाइम तो आप लोगों को अब ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है 1 साल का, 6 महीने का, 20 दिन का, 15 दिन का, तो उसके बाद में वो अवधि जब ख़त्म होती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो स्टूडेंट अंग्रेज इस तरीके से अत्याचार कर रहे थे, उनको मारना पीटना करते थे। 1859 के अंदर स्टूडेंट क्या हुआ कि 1859 के अंदर ये गुस्सा फूट पड़ा। अब उसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे इंडिया के अंदर 2 लोग थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों भाई थे। इन्होंने किसानों का बहुत साथ दिया, और किसानों ने उनके नेतृत्व में, किसके? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ना शुरू किया। उसके बाद में बच्चों क्या हुआ था कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने ये सोचा कि ऐसे तो ये अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेजों के जो ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज जो अधिकारी हैं, ये ऐसे तो हम उनको जीत नहीं सकते। तो इन्होंने बच्चों क्या किया कि मतलब बंगाल के अंदर ही इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के अंदर जाकर के इन्होंने एक वकील को नियुक्त किया, और वहाँ पर इंडिगो रिबेलियन से रिलेटेड इन्होंने फाइल लगाई कि हम अंग्रेजों के अत्याचारों को नहीं सहेंगे और हम ये इंडिगो की खेती यानी नील की खेती नहीं करके देंगे। तो हाई कोर्ट के अंदर स्टूडेंट, उस वक्त जो कोर्ट हुआ करती थी उसके अंदर जो भी जज थे उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग ये खेती क्यों नहीं करना चाहते हैं, किसानों को पूछा। तो किसानों ने ये कहा कि इससे हमारी ज़मीनें ख़राब होती है, कि ये मतलब एक सस्ते दामों के ऊपर खेती की जा सकती है, लेकिन अंग्रेज अधिकारी इसको यूरोप के अंदर ले जा करके यूरोप के बाज़ारों में और चाइना के बाज़ारों में 4 गुना कीमत के अंदर बेचते हैं, और हमें उतनी कीमत नहीं देते हैं। और कीमत की ही बात नहीं है, किसानों ने कहा कि हमारी ज़मीन ख़राब होती है, इनफर्टाइल होती है, उनकी उपजाऊ क्षमता पूरी खो रही है। कोर्ट हमें इस तरीके का अधिकार प्राप्त दे या अपना डिसीजन दे कि हम इस खेती को बंद करें और हमारी जो मेन क्रॉप है राइस, उसको हम प्रोड्यूस करें, जिससे हम किसानों का कुछ भला हो सके। तो स्टूडेंट उस वक्त क्या हुआ था कि ये जब कोर्ट के अंदर ये मैटर चल रहा था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों के साथ को लेकर के, तो एक दीन बंधु नाम के एक व्यक्ति हुए थे हमारे इंडिया के अंदर। तो दीन बंधु वहाँ के एक बहुत फेमस राइटर थे, उन्होंने एक आर्टिकल छपवाया जिसको नील दर्पण का नाम दिया, और उस आर्टिकल ने ऐसी धूम मचाई कि अंग्रेज़ों की मतलब एक तरीके से इंसल्ट फीलिंग होने लगी। उन्होंने उस आर्टिकल को इंडिया के अंदर ही नहीं बाहर की जगह के अंदर भी प्रकाशित करवाया, जिससे अंग्रेज़ों की छवि धूमिल होने लगी। और अंग्रेज़ों ने सोचा 1860 के अंदर, 1860 आते आते अंग्रेज़ों ने अपनी इंडिगो की जो फैक्ट्री थी, नील बनाने की जो फैक्ट्री हुआ करती थी, उसको भी बंद कर दिया, और इस तरीके से ये पूरा रिबेलियन चला और ख़त्म हुआ बच्चों। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन पूरा सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप मेरे जो भी वीडियो दिए गए हैं इस लेसन के 2-3 वीडियो, आप उनको अच्छे से देखेंगे बच्चों, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पूरा कंट्री द रूलिंग साइड मैंने आपको समझा दिया है, और कंट्री द रूलिंग साइड के अंदर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ किस तरीके कंट्री द रूलिंग साइड चैप्टर जो है स्टूडेंट, वो पीजेंट के ऊपर है, किसानों के ऊपर है। किसान किस तरीके से मतलब अंग्रेज़ों के हथकंडे में चढ़े, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने किस तरीके से 3 सेटलमेंट बनाए। परमानेंट सेटलमेंट जो था बच्चों, ब्रिटिशर्स ज़मींदार अपॉइंट करते थे, और ज़मींदार
टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। महलवारी सिस्टम के अंदर पूरे गांव के बेसिस के ऊपर टैक्स वसूल किया जाता था। रेयतवारी सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दिया है इम्पैक्ट ऑफ द लैंड सेटलमेंट, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, और सबसे मेन पोर्शन हमारा इंडिगो रिबेलियन जिसको नीली क्रांति का नाम दिया गया। तो ये पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स आपका रूलिंग द कंट्री साइड, किसानों की आर्थिक दशा के ऊपर ये पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। आप लोग इस वीडियो को और अच्छे से देखें स्टूडेंट, और इस लेसन को अच्छे से रीडिंग करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अलग सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।